देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसपे ऑलरेडी हम लोग का शायद 3 क्लास हो चुका है, ये आज शायद 3rd क्लास है, जो भी हो। तो ये देखो हम लोग का लास्ट दिन हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे कि इंडेक्स नंबर जो इन जनरल हम लोगों ने पढ़ा था उस पे क्वेश्चन तो किया ही था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फिशर्स, लेस्पियर्स, पैसेज जो है इस पे सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग जो है और भी कुछ पॉइंट्स बाकी है उसे पढ़ेंगे, जैसे कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बता देते हैं। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि प्राइस इंडेक्स नंबर है, फिर भी है तो हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, देखो प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि आएगा ही नहीं, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम जस्ट एक बार बोल दिए। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये कोई नया नहीं होगा, मतलब फॉर्मूला जो भी होगा पहले वाले टॉपिक से ही मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग जब इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो हम लोग क्या कंपेयर कर रहे थे, PN/P0 × 100, ये हम लोग का क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा। लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वही PN/P0 हो जाएगा, सॉरी गलती से P लिख दिया मैंने। क्वांटिटी मतलब क्यू, क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करेंगे तो QN/Q0 होना चाहिए × 100, ठीक है। ये होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। लेकिन हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स का, देखो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास वाला PDF भी ना ओपन कर रखा है, ताकि जो है हम यहाँ से बोल सके ये तो कंप्लीट हो गया था। जो हम लोग का इंडेक्स नंबर का स्टार्टिंग था उससे देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले इंडेक्स नंबर समझा था, फिर हम लोगों ने देखा सिंपल एग्रीगेटिव होता है इसका मेथड, सिंपल वेटेड, ठीक है। सिंपल में सिंपल एग्रीगेटिव, तो वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स में सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्वांटिटी का भी जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है। और प्राइस का सिंपल एग्रीगेटिव क्या था, सारे चीजों का टोटल कर दो, पी मतलब प्रीवियस ईयर के प्राइस का करेंट ईयर के, मतलब PN/P0 × 100, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी हो जाएगा समेशन ऑफ QN/समेशन ऑफ Q0 × 100। वैसे यहाँ 100 नहीं लगा है, मतलब रेशियो में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 100 नहीं लगा सकते, हम लोग चाहे तो 100 लगा सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो क्वांटिटी इंडेक्स हम एक काम करते हैं, लिखवा देते हैं। जैसे हम लिखवाते, क्या होता है ना, लिखने से मैट में तो सारा चीज ही है, ठीक है। लेकिन अपने आप कॉपी में अपना नोट डाउन रहने से सबसे बेस्ट जो होता है कि एग्जाम टाइम में आपको जो है हम लोग अपना अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स पढ़ के जाते हैं तो अच्छा याद रहता है, ठीक है। तो लिखो, तो ये क्वांटिटी इंडेक्स देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, ये देखो पहला बात है कि क्वांटिटी है तो QN/Q0, क्या Q कैपिटल में लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर यही वाला फॉलो किया, QN/Q0, और क्योंकि सिंपल एग्रीगेटिव है तो समेशन समेशन, ठीक है। इन्होंने रेशियो फॉर्म में रखा है, मैंने भी रेशियो फॉर्म में रख दिया। जो है 100 नहीं लगाए, अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो 100 लगा सकते हैं। फिर बोल रहा है सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मतलब ये वाला, देखो ये वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल रिलेटिव, ठीक है, मतलब ये वाला सिंपल रिलेटिव, रिलेटिव मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ये हम लोग मतलब ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट जो है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव्स मेथड्स में क्या होता है, जो हम लोगों ने प्राइस वाला किया था, याद करके देखो, जो हम लोगों ने प्राइस वाला किया था उसमें क्या था, ये वाला क्या था, सिंपल रिलेटिव में हम लोग क्या कर रहे थे, PN/P0 × 100, ये इंडिविजुअली हर एक कॉमोडिटी का निकालते थे, फिर उसका समेशन करते थे डिवाइडेड बाय n, ठीक है।
याद होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर भूलोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। याद रखना चाहिए, इसीलिए लिखना मैंडेटरी है। तुम लोग लिखते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, तो लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देखो Pn/P0 × 100 डिवाइडेड बाई n, ये वाला होगा, ठीक है। लिखोगे तो बेटर होगा, बाद में जब सारी चीज एक साथ हो जाएंगे नहीं मिलेगा फिर, लेकिन हम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपी में रहेगा तभी हम हेल्प कर पाएंगे। Pn/P0 × 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। अब यही वाला हमें क्वांटिटी में करना है, तो सिमिलरिटीज देखो, ये रहा, ये इधर आ गया, दिख रहा है प्राइस था, ये क्वांटिटी है, तो Qn, और ये क्या हो जाएगा Q0, ठीक है, इनटू 100। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इंडिविजुअली समेशन लगाया है, ठीक है। तो क्वांटिटी रिलेटिव में बोल रहा है कि ऐसे करके करना है, Qn/Q0 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, इस तरह से करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, हम जो है वही वाला लिखवा देते हैं, ये वाला एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। तो क्वांटिटी का रिलेटिव वैल्यू निकाला जा रहा है Qn/Q0 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब उतना याद रखना मैंडेटरी नहीं है, थोड़ा सा है तो टर्म गो थ्रू कर लो, ठीक है। Qn/Q0 होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई n, ये वाला होगा। ये हो गया हम लोग का सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। अब हम लोग वेटेड वाले में आते हैं, ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। और यहाँ पर इस पे 3 फॉर्मूला है, तो वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब है इंडेक्स नंबर, ठीक है। वेटेड निकालना है, एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स मतलब इंडिसेस, इस पे 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला क्या क्या है? पहला है विथ बेस ईयर वेट, आफ्टर दैट है विथ करेंट ईयर वेट, और उसके बाद वाला है जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 2, जीएम ऑफ, ये 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये 3 लिख देते हैं, जीएम ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। समझा देते हैं, देखो ये वाला भी नोन फॉर्मूला है। जब हम लोग वेटेड वाला कर रहे थे, अगर तुम लोग देखो यहाँ पर देखो, जब हम लोग वेटेड वाला कर रहे थे, वेटेड में 2 था, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव, जिसमें एग्रीगेटिव जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वेटेड एग्रीगेटिव में हम लोग क्या सीखे थे, लैस्पियर, पैसेस, फिशर्स, ठीक है, मार्शल एज ओर्थ, ठीक है, ये सब सीखे थे। तो यहाँ पर भी वही वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो वेटेड वाले में देखो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आएगा, वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडिसेस मतलब वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। बेस ईयर मतलब किसका होता है, बेस ईयर लेके काम कौन किया था, लैस्पियर्स, ठीक है। याद है कि नहीं, देख लो, बेस ईयर लेके किसने काम किया था, लैस्पियर्स। ये देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया था बेस ईयर, ठीक है, लैस्पियर्स जो है उन्होंने बेस ईयर्स लेके काम किया था। करेंट ईयर लेके किसने काम किया है, पैसेज, ठीक है। पैसेज जो है P-A, मेरा जो है ना इस पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाता है, P-A-S-S, इतना बार लिखते हैं फिर भी हम गलत ही लिख देते हैं। पैसेज, और जीएम किसका था, फिशर्स का, ठीक है, फिशर्स का था। तो नया कुछ भी नहीं है, पूरे चीजों को जो हम लोग प्राइस के हिसाब से पढ़ रहे थे उसको भी क्वांटिटी के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मतलब Q1/Q0, सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मतलब Q1/Q0 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं, सिंपल एवरेज कर रहे हैं, क्वांटिटी रिलेटिव का, ठीक है, तो क्वांटिटी है हर जगह पे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेटेड वाला, वेटेड में बेस ईयर को वेट मान के, करेंट ईयर को वेट मान के, और जीएम ऑफ दिस वन। तो बेस ईयर को मान के किसका फॉर्मूला बनता है, बेस ईयर को मान के लैस्पियर्स का बनता है, ठीक है। अच्छा, अब लैस्पियर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने प्राइस वाला क्या देखा था, याद करके देखो, Pn/P0 किया था हम लोगों ने, और लैस्पियर्स ने क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया था Q0 ठीक है, Q0 ये समेशन था × 100, ये लैस्पियर्स वाला फॉर्मूला था। अब ये वाला क्वांटिटी पे है, तो हमें क्या करना है,
प्राइस के जगह क्वांटिटी लिखना है तो क्वांटिटी हमारा मेन हो जाएगा। तो Qn बाई Q0, ठीक है, इनटू, क्योंकि वेटेड है कुछ तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, आओ अब फॉर्मूले पे देखते हैं। प्राइस देखो, प्राइस बेस ईयर का प्राइस P0, ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालते थे तो प्राइस रिलेटिव हो जाता था, फिर उस पे हम लोग वेटेड के कारण कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या मल्टीप्लाई करते थे, क्वांटिटी। अभी क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल रहे क्वांटिटी इंडेक्स, तो पहले क्वांटिटी बन जाएगा और मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेड है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, प्राइस। क्योंकि लेस पीयर्स जो है वो बेस ईयर को लेके काम करते हैं, तो यहाँ P0 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन चांसेस काफी कम है, क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आता है, जो मेनली आता है प्राइस इंडेक्स से आता है। लेकिन देखो कुछ अलग तो है नहीं, ज्यादा कुछ तो एफर्ट डालना है नहीं हमें याद रखने के लिए, तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो Qn बाई Q0 ये बन गया, इनटू, वेटेड है तो इनटू क्या लगाना है, प्राइस, कौन से ईयर का, बेस ईयर का। क्यों, क्योंकि हम लोग लेस पीयर्स कर रहे हैं, तो समेशन 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 बोल लो या फिर कुछ और बोलो, ठीक है, एक ही बात है, समेशन भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसे सिग्मा भी बोलते हैं। Qn बाई P0, ठीक है, और ये देखो Q0 P0 लेस पीयर्स इंडेक्स बन गया। अब पैसेज का क्या था, पैसेज का याद करो, पैसेज में भी प्राइस वाला पहले जो पता है ना उसको याद करो, जो दिमाग में बेस बन गया है हमारा, तो ये है Pn बाई P0, ठीक है। अब क्योंकि वेटेड एवरेज था तो हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना था, तो प्राइस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी, तो हम लोग क्या क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ ये तो बताना पड़ेगा ना कि क्वांटिटी हमारा करेंट ईयर का है कि बेस ईयर, तो पैसेज ने जो है वो करेंट ईयर को लेके किया था, तो Qn, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था समेशन। अब क्योंकि हम लोग क्वांटिटी, ये प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हमारा मेन जो है वो क्वांटिटी है, तो Qn बाई Q0 ये तो हमारा फिक्स रहेगा। अब क्योंकि वेटेड है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई करे, प्राइस। अब ये भी बताना पड़ेगा कि प्राइस का जो रिसर्च यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, रिसर्च किस पे किया गया है, बेस ईयर पे कि करेंट ईयर पे, तो पैसेज का जो है प्रेजेंट यानी करेंट ईयर पे, मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा Pn और ये समेशन लग जाएगा, ठीक है। अब चेक करो फॉर्मूले के साथ, ये देखो Qn Pn Q0 Pn, ठीक है, तो ये वाला हम लोग लिख लेंगे, तो काफी आसान है याद रखना, ठीक है। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यूज को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया Qn Q0, ठीक है। जैसे मैंने सिखाया है ना वैसे याद करके करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। ये बन गया हम लोग का पैसेज। अब फीचर्स क्या था, ये तो सबसे आसान होता है, फीचर्स मतलब लेस पीयर्स इनटू पैसेज, ठीक है, और उसका रूट ओवर जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 2, ठीक है। ये तो हमारे प्राइस इंडेक्स के केस में भी था, यहाँ पर लेस पीयर्स पैसेज, और जो फीचर्स था ये देखो जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस पीयर्स इनटू पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 2 का जो आंसर आया उसको रूट ओवर फॉर्म में लिख दिया है, तो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, और इसके साथ साथ देखो तुम लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेस पीयर्स का क्या था, अब जो है बिना देखे, मतलब हम ये बोलना चाह रहे ये नहीं देख के खुद से लिखने का कोशिश करो। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ लेस पीयर्स इनटू पैसेज 1 into 2, तो लेस पीयर्स हमारा क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स, तो Qn बाई Q0, ठीक है। आप कुछ ना कुछ इनटू करना पड़ेगा बिकॉज वेटेड है, प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, लेस पीयर्स ने बेस ईयर लेके किया तो P0 अब लगाएंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन, हो गया। अच्छा फिर इनटू पैसेज का लिखो Qn बाई Q0, ठीक है, Qn बाई Q0 पैसेज का, फिर यहाँ पर वेटेड है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, प्राइस मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन प्राइस कौन से ईयर का हमेशा ये बताना पड़ता है, तो फिर ये जो है पैसेज जो है उन्होंने करेंट ईयर का लेके किया, तो Pn बाई Pn, तो यहाँ पर लग गया समेशन, ठीक है। अच्छा अब ये 100 देखो मैंने कहीं पर भी 100 फॉर्म में डिफाइन नहीं किया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर भी 100 नहीं लिखा है। अगर तुम लोग 100 फॉर्म में डिफाइन करोगे, वो सब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे है, इंटू 100 के बेसिस पे आंसर है तो 100 लगाओ, क्योंकि ये रेशियो पे भी बता सकते हैं, रिलेटिव बेसिस यानी परसेंटेज बेसिस पे भी बता सकते हैं, तो कहीं भी 100 नहीं लगा है, अगर 100 लगाते हैं तो 100 लगा के भी लिख सकते हैं। ये बन गया जो है हमारा, देखो मेन मेन तीन चीज जो है, एक है क्वांटिटी इंडेक्स का, एक है सिंपल एग्रीगेटिव, ये देखो क्या क्या सीखा हम लोगों ने, नया क्या है, नाम,
क्वांटिटी पे इंडेक्स निकाल रहे हैं, बाकी फॉर्मूले में कुछ भी नया चीज नहीं है। पुराना जो चीज है उसे अगर सही से याद किया हुआ है तो ये कुछ भी तुम लोग को नया नहीं लगेगा। तो फिर से एक बार बता देते हैं, पहला बना हम लोग का सिंपल एग्रीगेटिव। ठीक है, पहला हम लोग का कौन सा बना? सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का मतलब हो जाएगा, हमें ये देखना है सिंपल एग्रीगेटिव फॉर व्हाट? क्वांटिटी, तो Q1/Q0। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, तो Q1/Q0 ये वाला रहेगा डिवाइडेड बाय n। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, जिसमें 3 तरह का पढ़ा, लेस्पियर्स, पैसेस, फिशर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े थे, लेस्पियर्स, पैसेस, मार्शल, एजवर्थ, बाउली। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा पढ़े थे, यहाँ पर उस पे कुछ भी नहीं बोला गया, बाउली या फिर मार्शल्स, एजवर्थ पे कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और हाँ, लास्ट का एक है, ये हम बता देते हैं, लेकिन इसको याद रखना मतलब हम बोल सकते हैं कि उतना एकदम ही जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं अगर आ जाए तो। यहाँ पर दिया हुआ है बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। नाम देखो क्या है, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पहला बात है कि क्वांटिटी रिलेटिव है तो क्या होगा? Qn/Q0 होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, क्वांटिटी रिलेटिव है। अच्छा, अब इसमें हमें बोला है बेस ईयर को लेना है, बेस ईयर का वेटेड एवरेज करना है ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ये क्वांटिटी रिलेटिव बन गया। अब हमें क्या करना है? बेस ईयर वेटेड एवरेज, बेस ईयर वेटेड एवरेज, बेस ईयर मतलब होता है 0। ठीक है, 0। तो देखो वेटेड, वेटेड मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा, बात समझो, समझ के याद रखोगे तो हो जाएगा। वेटेड का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। अब कौन से ईयर का लेना है? बेस ईयर, मतलब P0Q0 होगा। बेस ईयर वेटेड एवरेज करना है, इसका एवरेज करना है। तो एवरेज करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना होता है। एवरेज करने का मतलब होता है डिवाइड करना। देखो डिवाइडेड बाय P0Q0 कर रखा है, डिवाइडेड बाय P0Q0, यहाँ पर एक समेशन आ जाएगा। और ये वाला जो है ये क्वांटिटी रिलेटिव, इसका हमें इसमें वेटेड है, तो वेटेड मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या करना है? बेस ईयर का डेटा मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोल सकते हो, मतलब याद रखने के लिए, लेकिन इग्नोर कर सकते हो, अगर चाहो तो थोड़ा सा कोशिश करोगे याद हो जाएगा। एग्जाम टाइम में एक बार देख के जाओ, अगर बाई चांस छोटा मोटा एमसीक्यू आ जाता है तो कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फिर से एक बार बताते, बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, तो Qn/Q0 क्वांटिटी रिलेटिव। ठीक है, बेस ईयर का वेटेड एवरेज मतलब वेटेड है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा, बेस ईयर है तो 0 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ एवरेज में ये जो है सिग्मा का साइन या फिर समेशन यहाँ पर भी रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख भी दिया है, इंडिसेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, मतलब इस पे हम लोग चाहे तो इंटू 100 कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली इंटू 100 ही होता है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो मेनली हमें ये याद रखना है, जिसके लिए हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा एफर्ट के साथ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो हम करवा देंगे, लेकिन है नहीं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है नहीं इस पे क्योंकि कम ही आता है। तो यहाँ पर एक बार बता देते हैं क्वांटिटी इंडेक्स के बारे में इन्होंने क्या बोला है, द मेजर्स एंड कंपेयर प्राइसेस वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि प्राइस का चेंजेस को कंपेयर करने के लिए कि पिछले साल कितना कोई भी कमोडिटी का प्राइस था या कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, आज आज कितना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर। व्हेन वी वांट टू मेजर एंड कंपेयर क्वांटिटीज, और अगर हम लोग क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं, वी रिसोर्ट टू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इन दैट केस हम लोगों को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है पता होना चाहिए। दो प्राइस इंडिसेस आर वाइडली यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, क्वांटिटी इंडिसेस आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखो बोल रहे कि प्राइस इंडिसेस का ब्रॉडली अगर देखें, वाइडली मतलब क्या? ब्रॉडली। ठीक है, इसका यूज क्या है? हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता करते हैं, मतलब किस देश में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, किसका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा तभी ना जो है इंसान खुश रह पाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना ज्यादा होगा उतना जो है मतलब सर्वाइवल टफ होते जाता है। ठीक है,
तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सही तभी होगा अगर हम लोग अपने रिसोर्सेस को सही तरह से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे देश में, किसी भी देश में देखो, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है तो रिसोर्सेस होने से भी ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ सकता है। या फिर सडन सडन कुछ भी नेचुरल कैलमिटीज वगैरह ज्यादा जहां पर होता है वहां भी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ सकता है। तो हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता करते हैं कि किस देश का कितना है, ठीक है। उसी तरह से क्वांटिटी इंडिसेस हमें क्या इंडिकेट करता है कि कितना आउटपुट है, क्योंकि देखो क्वांटिटी मतलब एक मतलब ए पर फैमिली या पर ह्यूमन बीइंग क्या कंज्यूम कर पा रहा है, तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि कितना इकोनॉमी ने आउटपुट दिया है, उसी के बेसिस पे। तो क्वांटिटी इंडिसेस जो है वो हमें क्या बताता है, लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्वांटिटी इंडिसेस, ये पॉइंट लिख सकते हो कभी अगर हमें पूछ ले थियोरेटिकली, क्वांटिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है, लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ, क्योंकि क्वांटिटी मतलब आउटपुट, आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्या आउटपुट है हमारी इकोनॉमी का, उसको मेजर करने में हमें हेल्प करता है। टू कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडिसेस, जब भी हम लोग क्वांटिटी इंडिसेस कंस्ट्रक्ट यानी उसका फॉर्मूला बनाएंगे, वी मेजर चेंजेस, हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, क्या मापेंगे, चेंजेस इन क्वांटिटी एंड वेट देम यूजिंग प्राइजेस और वैल्यूज एज वेट्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी का चेंजेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और weight them using prices और values as weights the various type of quantity indices are, और उसे जब हम लोग वेटेड करेंगे तो उसमें प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, यही बात बता रहा है। और इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेस है जो कि मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव में लैस्पियर्स, पैसेस, फिशर्स, और एक है बेस ईयर वेटेड एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये हो गया। देखो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है जो है कि प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज, ये सब तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ चला गया, शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे। ये तो चेन इंडेक्स है। अच्छा, चेन इंडेक्स बता देते पहले, फिर शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। चेन इंडेक्स बता देते ये पहले है, फिर शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग पढ़ा देंगे। चेन इंडेक्स ये क्या होता है, देखो चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, सो फार वी कंसेंट्रेटेड ऑन ए फिक्स्ड बेस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड बेस ले लेते हैं और उसके बेसिस पे जो है हम लोग का इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट सूट व्हेन कंडीशंस चेंज क्वाइट फास्ट, मतलब क्या बोल रहा है, ये जो मेथड है ये हमें सूट नहीं करेगा अगर हम लोग का चेंजेस बहुत ही जल्दी हो। मतलब इस लाइन का तो मतलब समझना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी एक फिक्स्ड बेस को, किसी एक ईयर को फिक्स्ड बेस मान के बाकी सारे ईयर का जो है क्वांटिटी इंडेक्स निकालते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, ये देखो, ये जो है ये हम लोग का इंडिया का, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 81-82 टू फाइनेंशियल ईयर 16-17। ये तुम लोग भी अपने गूगल करके देख सकते हो। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। कब का बेस मान के, 81-82 को बेस मान के, ठीक है, 81-82 को बेस मान के 16-17 तक कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो प्रैक्टिकली यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे 81-82 को 100 माना गया। ये सब कौन फॉलो करता है, गवर्नमेंट फॉलो करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के तरफ से ही ये सारे टेबल बनाए गए हैं, ठीक है। ये हम लोग कुछ अपने से नहीं कर रहे हैं। तो ये टेबल जब बनाया गया, ठीक है, ये देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विथ एनालिसिस ऑफ द सेम इज एज अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ है, ठीक है।
तो 81 82 को बेस माना गया और हमें पता है कि बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होता है वो 100 होता है, ठीक है। उसके बाद 81 82 के बाद नेक्स्ट ईयर होता है 82 83 83 84 85 86, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है क्या होता है। अब क्या हुआ है, इसी ईयर को बेस मान के नेक्स्ट 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 करके जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। और इसीलिए देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1981 टू फाइनेंशियल ईयर 1617, ठीक है। या 81 82 से लेके कब तक का बना हुआ है, देखो 81 82 से लेके 16 17 तक का बना हुआ है। क्या इसके बाद का नहीं बना हुआ है? बना हुआ है, उस पे भी बताएंगे, शिफ्टिंग शिफ्टिंग और स्लाइसिंग में आएंगे तो बताएंगे क्यों 16 17 तक ही है, उसके बाद वाला क्या है या नहीं है, क्या चेंजेस है बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो है चेन इंडेक्स के लिए जितना जरूरी है उतना समझो। 81 82 को बेस मान के यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को 100 मान के उसके बाद 16 17 तक जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया। जैसे देखो 81 82 को बेस माना गया, 82 83 का 100 19 आया तो जो इन्फ्लेशन परसेंटेज आया 9%, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ गया है? 12%। ये सब कैलकुलेशन क्या हुआ है, तुम लोग इंडेक्स नंबर देखो समझ जाओगे। इसके बाद देखो मतलब इन्फ्लेशन कभी ऐसा नहीं हुआ महंगाई कम हुआ, 109 फिर 116 125 133। तो ये जितने भी इंडेक्स नंबर निकाले गए हैं ना इसको बेस मान के निकाले गए, इसको बेस मान के निकाले गए हैं। तो ये देखो यहाँ पर बोला है कि ये देखो यहाँ पर ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके 16 17 तक जो है इन्फ्लेशन नंबर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है कि अगर हम लोग फिक्स्ड बेस किसी एक ईयर को मानते हैं बट इट डज नॉट सूट, लेकिन ये केस सूट नहीं करेगा अगर बीच में कुछ फास्ट चेंज आ जाए। जैसे कि मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के जो देश है वहां से हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं और उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मान लो इंडिया से जो फूड में देखो तो मैंगो वगैरह जाता है बाहर, ठीक है। अच्छा अब जो है बाहर के देश में से जैसे मान लो अफगानिस्तान वगैरह से जो है पॉपी सीड्स मतलब जो पोस्तो होता है वो, फिर उसके अलावा जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज जो है आते हैं, ठीक है। हर एक जगह से मतलब देश और एक देश के साथ दूसरे देश का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इश्यूज हो जाए तो वो सारी चीज महंगा हो जाता है। जैसे मान लो हम लोग नजदीकी देश से नहीं ला पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जा रहा है, दूसरे जगह से लेना पड़ रहा है, ऐसा बहुत सारा इश्यूज होता है। या फिर मान लो कुछ नेचुरल कैलामिटीज वगैरह हो गया, या फिर जैसे कोविड जैसा सिचुएशन होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ इश्यूज हुआ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज, नेचुरल कैलामिटीज या फिर कुछ जो है पेंडेमिक टाइप्स, ठीक है। तब क्या होता है कि 81 जैसे मान लो 81 82 के बेसिस पे अगर हम लोग 2019 2020 का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें काफी चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि ये जो है पेंडेमिक था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी एक फिक्स्ड ईयर को बेस मान के इन्फ्लेशन निकालते हैं, ठीक है निकाल सकते हैं, लेकिन ये सूट तब नहीं करता है जब कंडीशन जो है जल्दी जल्दी चेंज होता है, क्वाइट फास्ट, ठीक है। अब उसका रीजन मैंने बताया क्या क्या रीजन हो सकता है। In such a case, the changing base, for example, 1988 for 1999 and 1990 for 2000 and so on may be more suitable। मतलब बोल रहा है 1998 का जो 1998 को बेस मान के 1999 का निकालो, ठीक है। मतलब ये 99 बार बार बोल रहे हैं तो तुम लोग कंफ्यूज्ड मत हो जाओ। बोल रहा है कि 1998 फॉर 1999 1999 फॉर 2000, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करो, ठीक है। बहुत पुराने साल के साथ कंपेयर करने से प्रॉब्लम हो सकता है अगर सिचुएशन जो है बहुत फास्ट रैपिडली चेंज हुआ, ठीक है। इफ हाउएवर इट इज डिजायर्ड टू एसोसिएट दिस रिलेटिव्स टू अ कॉमन बेस द रिजल्ट में बी चेंज, ठीक है। चेंड बोल रहा है फिर भी अगर हमें ऐसा एक डिजायर आए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक कॉमन बेस मान के, जैसे मान लो अगर हम 81 82 को बेस मान के तब से लेके 16 17 तक का इंडेक्स नंबर बना रहे, इसका मतलब हम इसी के बेसिस में सारे इंडेक्स नंबर को बनाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर सिचुएशन जो है फास्टली चेंज हो रहा है। रीजन मैंने कुछ रीजन तुम लोग को बताए। अब तब हमें क्या करना चाहिए, हमें जस्ट
इस तरह से मतलब प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहिए। फिर भी अगर हमें ऐसे करना है कि हम लोग एक ही कॉमन बेस लेके जो है इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं चेन्ड। ठीक है, चेन मतलब देखो जैसे मान लो पर्ल यानी मोती, मोती जो है एक चेन में रहता है ना, तो इसी चेन में सारे मोती है। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि चेन रूल क्यों हो रहा है, चेन रूल इसीलिए हो रहा है। चेन क्या है, वो बेस, ठीक है, जिसको वो बेस ईयर जिसको मान के हम लोग बाकी सारे ईयर का जो है इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे चेन, इसीलिए इस रूल्स का नाम दिया गया है चेन रूल्स। ठीक है, चेन रूल्स नाम दिया गया है। दस अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हमें क्या करना है, दस अंडर दिस मेथड, यहाँ पर देखो क्या बोला है, द रिलेटिव ऑफ ईच ईयर आर फर्स्ट रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग ईयर कॉल्ड द लिंक रिलेटिव। तो हमें इस मेथड को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो चीज चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, पहला चीज ये है कि हम लोग बहुत पुराना जो बेस ईयर है उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे, सिचुएशन अगर रैपिडली चेंज हुआ है तो वो कंपेरेबल नहीं होता है। ठीक है, कंपेरेबल नहीं होगा। अब इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग जस्ट मतलब एक साल आगे पीछे का लेके जो है प्राइस रिलेटिव निकाले। ठीक है, जैसे मान लो 2022 और 2023 का अगर कर रहे हैं तो ये मेरा हो जाएगा करेंट ईयर, ये मेरा हो जाएगा बेस ईयर। ऐसे करके करने के लिए बोल रहा है, अगर सिचुएशन रैपिडली चेंज है, बहुत पुराने साल से बेस ईयर मान के कंपेयर करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग इस तरह से अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को एसोसिएट करना चाहते हैं कि वो एक ही कॉमन बेस पे रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, तो ये चेन कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग दो चीज चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो मतलब रैपिडली चेंज सिचुएशन है उसमें कंपेरेबल भी हो, और दूसरा हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि एक ही ईयर को बेस मान के सारी चीज को कर कर ले। तो यहाँ पर बोल रहा है अंडर दिस मेथड द रिलेटिव्स ऑफ ईच ईयर, रिलेटिव्स मतलब जैसे कि पीएन बाई पी जीरो, दैट इज द रिलेटिव प्राइस चेंजेस। ठीक है, ऑफ ईच ईयर आर फर्स्ट रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग ईयर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव निकाल के प्रीसीडिंग, इसके जस्ट प्रीवियस ईयर के साथ उसे लिंक करना पड़ेगा। अभी देखेंगे ना, एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसे हम लोग बोलेंगे लिंक रिलेटिव। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मतलब चेन इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे लिंक रिलेटिव, एंड देन उसके बाद दे आर चेन्ड, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ठीक है, अभी नीचे एग्जांपल है, दिखाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, देन दे आर चेन्ड टुगेदर बाय सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन टू फॉर्म ए चेन इंडेक्स। फिर मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग उसे चेन इंडेक्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखवा देते हैं तुम लोगों को कि चेन इंडेक्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चेन इंडेक्स में फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग करेंगे लिंक रिलेटिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, लिंक रिलेटिव। ठीक है, लिंक रिलेटिव बनाएंगे, और उसके बाद लिंक रिलेटिव बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, ये लिंक रिलेटिव को क्या करेंगे, सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, मल्टीप्लाइड टू गेट चेन इंडेक्स। ठीक है, चेन इंडेक्स पाने के लिए इसके बाद ये एक के बाद एक लिंक रिलेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे, इतना कुछ तो मैंने बार बार पढ़ के बता दिया, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि चेन इंडेक्स कब बनना चाहिए। ठीक है, जब कंडीशन हमारा क्वाइट फास्ट चेंज हो रहा है तब हमारे लिए चेन इंडेक्स जरूरी होता है। अब देखो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर चेन इंडेक्स का फॉर्मूला भी दे दिया, हम यहाँ फॉर्मूले को लिख लेते हैं, तब तुम लोग इसके साथ रिलेट कर पाओगे। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, ऐसे लिखो, चेन इंडेक्स इक्वल टू लिंक रिलेटिव, जो कि पहले निकालना पड़ेगा, ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। देखो फॉर्मूला ये है। अब इसको समझेंगे कैसे, उसके लिए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
सबसे पहले हमें दो स्टेप में जो है चेन इंडेक्स निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे लिंक रिलेटिव, ठीक है। लिंक रिलेटिव का मतलब देखो यहां पर बोला गया था, उसको भी हम लिख के दिखा देते हैं। लिंक रिलेटिव का मतलब क्या है? लिंक रिलेटिव का मतलब है, अरे आगे पीछे क्यों हो जा रहा है भाई, कहाँ चला गया? हाँ, देखो लिंक रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, अंडर दिस मेथड द रिलेटिव ऑफ ईच ईयर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। रिलेटिव ऑफ ईच ईयर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, तो ये लिख लो, ठीक है। यहाँ पर लिंक रिलेटिव मतलब रिलेटिव ऑफ ईच ईयर, ये देखो वही लिखा हुआ है ना, ये देखो रिलेटिव्स ऑफ ईच ईयर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर। अब ये क्या है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ये है क्या, जो मैंने लिखा वो है क्या। यहाँ पर देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल में आ सकते हैं। यहाँ पर देखो लिंक रिलेटिव निकाला गया है, ध्यान से देखो। ईयर क्या है? ईयर है यहाँ पर 1991 से लेके एग्जाम्पल के तौर पे आगे जा रहा है। देखते हैं कितना तक लिखा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं कितना तक लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते तो तुम लोग को पूरा दिखेगा। ये देखो ऐसे ही रखना पड़ेगा तभी पूरा दिखेगा, ठीक है। 1991 से लेकर 2000 एग्जाम्पल दिया है, 1991 से लेकर 2000 का ईयर डिफाइन किया गया है और 1991 से लेके 2000 तक का प्राइस दिया गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लिंक रिलेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहां से लेके यहां तक का क्या बनाना है? चेन इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, तो चेन इंडेक्स दो स्टेप में बनेगा। पहले बनाना है लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव हमें क्या बोल रहा है? लिंक रिलेटिव का मतलब जो है ये है कि रिलेटिव ईच ईयर, रिलेटिव ऑफ ईच ईयर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। तो मतलब जो प्राइस रिलेटिव है हर एक साल का, उसको हमें प्रीवियस ईयर के साथ रिलेट करना है, ठीक है। तो ये देखो 1991 का 50 है, 1992 का 60 है, तो ये दोनों का अगर हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? PN बाई P0 इंटू 100, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच ईयर, ठीक है, प्राइस रिलेटिव ऑफ ईच ईयर। तो हम लोग कौन सी ईयर का प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं? 1992 का। देखो 1991 का नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? लॉजिकली सोचो, प्राइस रिलेटिव मतलब चेंजेस निकाला है, चेंजेस मतलब आज का क्या प्राइस है और प्रीवियसली क्या प्राइस था। तो 92 का प्रीवियस हमें पता है, लेकिन 91 का प्रीवियस थोड़ी ना पता है। जिसका प्रीवियस नहीं पता उसका प्राइस रिलेटिव नहीं निकलेगा। यानी प्राइस रिलेटिव हमारा कहां से निकलना स्टार्ट होगा? ये वाले ईयर से, ठीक है। पहले ये बात को कंफर्म कर लो, उसके बाद हम फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को। देखो हम पहले ये बता रहे कि हमें क्या निकालना है, पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है। प्राइस रिलेटिव किसका निकलेगा? सभी ईयर का निकलेगा एक्सेप्ट दिस वन। क्यों? क्योंकि प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए करंट ईयर प्रीवियस ईयर दो डेटा चाहिए होता है। तो 1991 अगर मेरा करंट ईयर है तो मेरा प्रीवियस ईयर कहाँ है? प्रीवियस ईयर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर नहीं है तो इसका मतलब इसका नहीं निकलेगा, लेकिन इसका जब निकालोगे तो ये मेरा करंट ईयर, इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है ना, ये वाला, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस रिलेटिव, ठीक है। बात समझ में आया? अब ये 1991 इसको हम लोग क्या मानेंगे? 100 बेस ईयर मान लेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे निकालेंगे। अब देखो हम लोग को लिंक रिलेटिव निकालना है, तो सबसे पहला लिंक रिलेटिव निकलेगा 1992 का। कैसे निकलेगा? प्राइस ऑफ करेंट ईयर मतलब 1992 दैट इज PN बाई P0 मतलब बेस ईयर 1991 इंटू 100। तो कैसे निकलेगा? 1992 का कितना है? 60 और 1991 का कितना है? 50। 60 बाई 50, ठीक है। अब इंटू 100, वो तो परसेंटेज पे निकालते तभी किया गया है, इंटू 100। ये क्या निकल रहा है? लिंक रिलेटिव, मतलब यही है मेरा प्राइस रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पर लिंक रिलेटिव नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसको लिंक के तरह यूज करेंगे चेन बनाने के लिए, ठीक है। एक के साथ
साथ एक को लिंक करेंगे चेन बनाने के लिए, इसीलिए बेसिकली है ये प्राइस रिलेटिव ही। हमें क्या निकालना है, इसका नाम चेंज कर दिया है लिंक रिलेटिव। देखो इसीलिए यहाँ लिखा गया है रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव ईच ईयर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्राइस रिलेटिव। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसका मतलब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसमें ऐसे करके लिख लो अपने आसानी से समझने के लिए। बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, जो हम लोगों ने पहले से सोचा हुआ है, दैट इज पीएन बाई पी जीरो इंटू 100, जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जीएसटी ये निकल के आ गया। अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने जैसा था उस हिसाब से बोला। तो लिंक रिलेटिव इज ऑल्सो प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और इसीलिए बोला है, देखो प्राइस रिलेटिव निकालना है ईच ईयर का, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, करंट ईयर रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, या फिर फर्स्ट ईयर रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर। तो हर एक लिंक रिलेटिव देखो कैसे करके निकाला गया है, जैसे ये मैंने बताया। अब 1993 का निकालोगे तो इसका पीएन कितना होगा, इसका पीएन कितना होगा और पी जीरो कितना होगा, बोलो, यहां से नहीं देख के बोलो, खुद से समझ के बोलो। इसका जब निकालेंगे इसका पीएन कितना होगा, पी जीरो कितना होगा, मतलब इसका प्राइस रिलेटिव कैसे निकालोगे 1993 का। बोलो, अभी तक तो हम ही बोल रहे हैं, ये तो तुम लोग को पता है। बोलो 1993 का प्राइस रिलेटिव कैसे निकालोगे। पीएन 62 होगा और P0 60 होगा। हाँ, पीएन 62 होगा और पीएन 60, P0 60 होगा, पीएन बाई P0। तो इस ये 1993 के केस में मेरा करंट ईयर ये वाला जिसका निकाल रहे हैं तो वो है 62, प्रीवियस ईयर 60। ठीक है, ऐसे लिंक रिलेटिव निकल गया। 1994 के लिए पीएन क्या है 65, P0 क्या है 62। ठीक है, ये निकल गया। 1995 के लिए पीएन क्या है 70, P0 क्या है 65। 1996 के लिए पीएन क्या है 78, P0 क्या है 70। ठीक है, हम एक भी बोल सकते हैं, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोग को पॉइंट समझ में आ जाए। 1997 के लिए ये देखो पीएन बाई P0, 1998 के लिए पीएन बाई P0, 1999 के लिए पीएन बाई P0। ठीक है, इसके आगे वाला P0, 2000 के लिए ये पीएन, इसके आगे वाला P0, 90 बाई 88 इंटू 100। तो ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिंक रिलेटिव इन परसेंटेज में मिल गया। लेकिन ये कैसा लिंक रिलेटिव आया पता है, ये लिंक रिलेटिव आया कि जस्ट हम लोग प्रीवियस ईयर को बेस मान के प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं। 1992 का प्रीवियस ईयर को बेस मान के निकाला गया, 1993 का प्रीवियस ईयर यानी 1992 को बेस मान के निकाला गया, इस तरह से निकाला गया। ठीक है, जस्ट प्रीवियस ईयर को बेस मान के निकाला गया ताकि कोई रैपिड चेंजेस अगर हो तो उसमें हमारा जो है प्रॉब्लम ना हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, अब हमें क्या करना है, चेन इंडेक्स। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है चेन इंडेक्स में, ध्यान से देखो क्या बोला है मैंने यहाँ पर कि लिंक रिलेटिव और सक्सेसिवली मल्टीप्लाइड टू गेट चेन इंडेक्स। हमें क्या करना है, ये सारे लिंक रिलेटिव को सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते जाना है ताकि हमें क्या मिल जाए, चेन इंडेक्स। और उसका फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला ये है, मतलब कैसे होगा, जैसे 1992 का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, हम फॉर्मूले को देख देख के यहाँ पर पहले लिख के देते हैं फिर समझा भी देते हैं। फॉर्मूला हमें बोल रहा है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है, 1992 इज माय करंट ईयर, क्योंकि हम इसका चेन इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो जिस ईयर का चेन इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं उस ईयर का लिंक रिलेटिव 120। ठीक है, नीचे 100 फिक्स है, नीचे 100 फिक्स है, ये देखो फॉर्मूले में नीचे 100 फिक्स है, इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। हमें क्या करना है, चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का निकालना है। 1992 का प्रीवियस ईयर 1991, इसका चेन इंडेक्स क्या है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाले को 100 मानेंगे, तो यहाँ पर हो गया 100। तो ये सॉल्व करने से निकल के आ गया 120। ठीक है, सिमिलरली हम फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, एक बार फॉर्मूला वाइज बताते हैं। अगर 1993 का निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, फॉर्मूला हमें बोल रहा है लिंक रिलेटिव ऑफ द करेंट ईयर, मतलब 103.3 इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब ये वाला 120, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऐसे करके सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। बार बार सारा कैलकुलेशन दिखा के तो कोई फायदा नहीं है, सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, देख सकते हो सारे कैलकुलेशन किया हुआ है। नीचे हर जगह पे 100 हमारा फिक्स है। ठीक है, 100 हमारा फिक्स है।
देखो फॉर्मूले के हिसाब से, और जिस भी साल का चेन इंडेक्स निकाल रहे हैं उस साल का लिंक रिलेटिव हमें लेना है। 120, 103.3, 104.8, 107.7, 111.4, 105.1, 102.4, 104.8, 102.3, ठीक है। इनटू क्या करना है, इनटू क्या करना है, प्रीवियस ईयर का चेन इंडिसेस, मतलब 100। ये देखो 120, 124, ये वाला, आफ्टर दैट ये वाला, आफ्टर दैट ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। इतना बार बोला कि दिमाग में ऐसे ही याद रह जाएगा, चाहे फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, ठीक है। इतने बार बोलने का रीजन यही है कि याद हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो देखो हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से बन रहा है, मतलब वो तो फॉर्मूला हो गया, ये तो लॉजिकली समझ में आ गया होगा, Pn/P0। इसका लॉजिकली बताते हैं, देखो लिंक रिलेटिव कोई भी एक ईयर ले लेते हैं, लाइक हम ये वाला ले लेते हैं 1992, ठीक है। 1992 का हम चेन इंडिसेस निकालेंगे, उसका लिंक रिलेटिव और उसका चेन इंडिसेस मुझे पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक लिंक रिलेटिव को चेन में जो है चेंड करना पड़ेगा, मतलब एक के बाद एक लिंक रिलेटिव को चेन की तरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पहला लिंक रिलेटिव जो जिस साल का हम निकालना चाह रहे हैं वो है 120, और इसके रेस्पेक्ट में मेरा चेन इंडिसेस है 100, ठीक है। 100 चेन इंडिसेस हमें प्रीवियस ईयर का लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे चेन में सारे लिंक रिलेटिव को जो है डालते जाना है, ठीक है। तो मेरा चेन का तो एक बेस होगा, तो मेरा चेन का बेस क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है। अच्छा, अब इसका मतलब 120 लिंक रिलेटिव अगर होता है किसी एक ईयर में तो उसका चेन इंडिसेस होता है 100, ये हम लोगों ने बेस मान लिया। तो 1 लिंक रिलेटिव होने से 100/120 यूनिटरी मेथड, जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि अगर 5 पीसेस पेन का प्राइस है 10 रुपीज, तो 1 पीस पेन का कितना होगा, कम होगा, 2 रुपीज, ठीक है। वैसे ही 120 लिंक रिलेटिव अगर 100 चेन इंडेक्स होने पे होता है तो 1 लिंक रिलेटिव कितना होगा, 100/120, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिंक रिलेटिव किस चीज का कैलकुलेट करके देना है, अब हमें लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये हम लोग का हो जाएगा ये 100, और यहाँ पर एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट एक मिनट, ये वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, ये भी 100 होगा। ये देखो 100 लिंक रिलेटिव होने से चेन इंडिसेस 100, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। 100 लिंक रिलेटिव होने से चेन रिलेटिव 100, 1 होने से 100/100। और अगर लिंक रिलेटिव 120 हुआ तो, अगर लिंक रिलेटिव 120 हुआ तो मेरा चेन इंडिसेस निकल के आता है 120, यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल के बताया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हैं कि लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस को जो है इक्वल करके हम लोग ये फॉर्मूला बनाया गया है कि लिंक रिलेटिव जब 100 तो चेन इंडिसेस भी 100, पहले वाले केस में तो 1 होने से 100/100। तो अगर मेरा लिंक रिलेटिव 120 है तो चेन इंडिसेस कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसी तरह से कैलकुलेट होते जाएगा आगे का भी, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले के बेसिस पे याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। मैंने समझा दिया, ये तो तुम लोग को पता ही है क्या करना है, Pn/P0 इंटू 100। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, पर ईयर का उसके जस्ट प्रीवियस ईयर को बेस मान के हम लोग निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड लिंक रिलेटिव। फिर हम लोग क्या करेंगे, चेन निकालेंगे। चेन कैसे निकालेंगे, चेन इंडिसेस निकालने का सबसे आसान तरीका है नीचे डिवाइडेड बाय 100 हमेशा होगा। अब देखो यहाँ पर जो लिंक रिलेटिव जो मैंने बताया, यहाँ पर मैंने अभी तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया ना, लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस, और मैंने 1992 का तुम लोग को निकाल के दिखाया कि 100 लिंक रिलेटिव तो चेन इंडिसेस 100, इन दैट केस 120 लिंक रिलेटिव, तो ये हम लोग का हो गया 120, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग किसी और ईयर का भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 1993 का निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 1993 का ये एक बार हम इसीलिए बता रहे क्योंकि देखो इसमें हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों ने चेन इंडिसेस क्यों किया था। क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पर निकाल रहे जस्ट प्रीसीडिंग ईयर को बेस मान के, फिर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि हम लोगों ने थियोरिटिकली पढ़ा कि हम लोग एक ही चीज को बेस मान के सारे जो भी प्राइस रिलेटिव है उसे चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, पढ़ के देख सकते हो, हम फिर से एक बार बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, हाउएवर, ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया था कि
यहाँ पर 10 अंडर दिस मेथड द रिलेटिव ऑफ ईच ईयर आर फर्स्ट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर कॉल्ड द लिंक रिलेटिव एंड देन दे आर चेन टुगेदर बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम ए चेन इंडेक्स। दिस इज द मेथड। बट यहाँ पर क्या बोला है, हाउएवर इट इज डिजायर, ये हमारा डिजायर रहता है कि हम लोग क्या करें, सारे रिलेटिव्स को एक कॉमन बेस में डालें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन बेस कैसे बनाएंगे, एक चेन को यूज करके, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना चेन क्या यूज किया है, देखो हम लोगों ने अपना चेन यूज किया है इस साल को 1991 को, जिसका चेन इंडिसेस 100 है। तो 1993 को हम लोग कैसे निकालेंगे, 1993 का लिंक रिलेटिव कितना है, 103.3, तो उसका चेन इंडिसेस कितना मानेंगे, 100 ही मानेंगे। मतलब ये ईयर को बेस मान के हम लोग ये सारा बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर दैट हम लोगों को ये वाला हमारा ऐसे होगा, ये रिवर्सली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये नीचे 100 हमेशा क्यों रह रहा है, पहले ये समझ लो। नीचे 100 हमेशा इसीलिए रह रहा है क्योंकि हम लोग इसी चेन इंडेक्स के बेसिस पे चेन बना रहे हैं, ठीक है। इसी चेन इंडेक्स के बेसिस पे चेन बना रहे हैं और ये हमारा बेस रहेगा। फिर हमें जो करेंट ईयर का जो रिलेटिव्स जिसका हम लोग चेन रिलेटिव निकालना चाह रहे हैं उसे सक्सेसिवली मल्टीप्लाइड करते जाएंगे, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इनटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर हम लोग का ये हो गया 103.3 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा चेन इंडिसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब ये वाला इंटू 120, ठीक है। इंटू 120 हो जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा। ये देखो लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस ये हो गया यहाँ पर 100, हम 1993 का जो बता रहे थे उसको समझा देते हैं। और मेरा लिंक रिलेटिव जो है प्रीवियस ईयर का वो कितना है 120, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर का लेके करना है। ये देखो लिंक रिलेटिव, तो प्रीवियस ईयर का ले लिया, फिर 1 होगा तो 100/120 इंटू 103.3, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ज्यादा हम और नहीं बोल रहे, बहुत सारा चीज बता दिया मैंने। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो एक ही बेस पे जो है लिंक रिलेटिव बनता जाए, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल से तुम लोग इसको कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब इस पे हम लोग एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन है वो हम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे है। तो कौन सा वाला क्वेश्चन है, 87 नंबर वाला। इतना कुछ बोला तो एक क्वेश्चन तो बनता है। देखो 87 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम लोग को एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे करके करना है ये वाला, ठीक है। 87 यहाँ पर करते हैं, देखो 87 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ईयर दिया हुआ है 1992, 1993, 1995, 1996, 1997। लिंक इंडेक्स मतलब बेसिकली प्राइस इंडेक्स 100, 103, 105, 112, 108। अब क्या बोला है, बेस किसे मानना है, 1992 को, ठीक है। मतलब जो चेन बनेगा वो इसके बेसिस पे बनेगा। हमें क्या करना है, फॉर द ईयर 93, 97, 93 से लेके फॉर द इयर्स, ठीक है, 93 से लेके 97 तक हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है चेन इंडेक्स, ठीक है। अब समझ में आएगा मेरे इतने बार इस फॉर्मूले को बोलने का तुम लोग का क्या फायदा हुआ। अगर तुम लोग सुने हो ध्यान से तो बना के देखो, अभी बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, 87 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें बना के देना है चेन इंडेक्स, ठीक है। चेन इंडेक्स बना के देना है। चेन इंडेक्स बोलते ही हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि प्राइस इंडेक्स बना हुआ होगा या फिर बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को करंट, जैसे 1993 का जो प्राइस इंडेक्स बना हुआ है ये इसको बेस मान के बना हुआ है, ठीक है। 1995 का जो प्राइस इंडेक्स बना हुआ है ये इसको बेस मान के बना हुआ है, हमें बना के दे दिया है, बनाने का जरूरत नहीं है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे थे। 1996 का जो प्राइस इंडेक्स बना हुआ है वो इसको बेस मान के बना हुआ है। 1997 का जो प्राइस इंडेक्स बना हुआ है वो इसको बेस मान के बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये सारे प्राइस इंडेक्स या लिंक इंडेक्स को हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे जो है एक के साथ एक लिंक करते हुए जाना है, ठीक है। वही क्वेश्चन हमें बोला है। तो अगर हमें चीज ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पढ़ के समझोगे कैसे कि करने क्या बोला है। तो 1992 को 100 मान के बेस मान के 93 से लेकर 97 तक का चेन इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर चेन इंडेक्स का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। नीचे हमेशा क्या होगा, 100 होगा, इनटू यहाँ पर लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स को हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिंक रिलेटिव
ऑफ करेंट ईयर, ठीक है, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कौन से ईयर का, कहां से स्टार्ट करने बोला है, 1993 से, ठीक है। तो 1993 का निकालेंगे, तो 1993 का नीचे हमेशा 100 रहेगा। क्या लेना है, 1993 का लिंक रिलेटिव यानी प्राइस इंडेक्स लेना है, जो कि है 103, ठीक है। 103 ले लिया, मल्टीप्लाइड क्या करना है, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स कितना माना गया है, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 100 ही मानेंगे। ये देखो 1992 का बेस 100 है, तो इसका चेन इंडेक्स भी 100, लिंक रिलेटिव या फिर प्राइस इंडेक्स जो भी बोलो वो भी 100, ठीक है। तो पहला वाला 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 103, ठीक है। फिर 1994 का निकालेंगे, 1994 का चेन इंडेक्स के लिए नीचे 100 ही रहेगा, बेस हमारा 100 ही रहेगा, क्योंकि चेन इंडेक्स हम लोग जो निकाल रहे हैं कौन से ईयर को बेस मान के निकाल रहे हैं, 1992 को बेस मान के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया, इनटू यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा जिसका लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं उस ईयर का हमारा, जिसका चेन इंडेक्स निकाल रहे हैं उस ईयर का हमारा लिंक रिलेटिव करेंट ईयर का। तो 1994 का लिंक रिलेटिव करेंट ईयर का 105, ठीक है। 105 इनटू हो जाएगा चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये देखो ये चेन इंडेक्स निकला है 103, ठीक है। ये यहाँ पर जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग चेन इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर अभी तक ओपन नहीं किया, चलो कैलकुलेटर का आज अभी तक जरूरत नहीं हुआ। चलो देखो क्या होता है, 105 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100, देखो कितना आंसर आ गया, 108.15, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग 1995 का भी निकालेंगे, ठीक है। 1993 90, अच्छा ये 1995 ही था, ठीक है। 4 बोल के क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, 5 दिया है डायरेक्टली। तो 5 दिया है, देखो 93 के साथ 94 को रिलेट करना चाहिए, बट यहाँ पर क्वेश्चन में अभी नहीं है 94, तो हम लोग कहाँ से करेंगे, तो 95 का जो निकाला 93 को मान के ही निकाल लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया 1996 निकलेगा, 1996 को निकालने के लिए नीचे 100, ये 100 हमें क्या डिनोट करता है, ये 100 हमें ये 1992 का 100 ये डिनोट करता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लिंक रिलेटिव ऑफ द करेंट ईयर, 1996 का लिंक रिलेटिव ले लो दैट इज 112 इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 108.15, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना होता है, इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 121.128, ठीक है। अच्छा, और एक कैलकुलेट करना पड़ेगा 1997 का लास्ट, ठीक है, 1997 का। तो बताओ क्या क्या लिखना चाहिए, तुम लोग बताओ, कौन बताएगा, बोलो। मैंने तो सारा ही लिख के दिखाया, अब बार बार बोल के अगर याद हो गया है तो मुझे ये बताओ यहाँ पर कितना कितना लिखना चाहिए, 1997 का फॉर्मूले में क्या क्या लिखेंगे, बोलो। बोलो, अरे गलत होगा होगा बोलो ना, देख देख के तो बोल ही सकते हो, ये फॉर्मूला देख के बताओ, ये ऐसे शिफ्ट हो जा रहा है, बोलो। 108/100 into 121.1। हाँ, 108/100, ठीक है। जैसे कि 100 तो मेरा नीचे फिक्स रहेगा बेस के हिसाब से, ठीक है। जिस साल का चेन इंडेक्स निकाल रहे हैं उस साल का प्राइस इंडेक्स या फिर लिंक रिलेटिव 108, लिंक इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स 108, 108 डिवाइडेड बाई 100 इनटू क्या करेंगे, ये चेन इंडेक्स, ठीक है, ये 121.128 चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आ रहा है। अच्छा छोड़ो, और कुछ नहीं बोलेंगे ज्यादा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 100 यहाँ पर 130.82, शायद 81882, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आंसर हमारा मैच हुआ कि नहीं। 103 कौन सा वाला होगा, 103 108.1 5 121.12। अच्छा, ये मैंने 3 डिजिट लिया है तो ठीक है, वो तुम लोग ऑप्शन के साथ देख लो, 128 है, 13 कर तो 130.82 हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा चेन इंडेक्स का। ठीक है, तो चेन इंडेक्स आसान है, ये वाला भी करना क्या है हमें, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा जो प्राइस इंडेक्स का चेंजेस है वो काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट प्रीवियस ईयर के जो प्राइस रिलेटिव है उसको बेस मान के, मतलब प्रीवियस ईयर को बेस मान के हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। ये पहला स्टेप होता है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स का चेंज हमें दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ क्या निकाल के देना है, चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स कैसे निकालेंगे, किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान लेंगे, नीचे वो आ जाएगा 100। ठीक है, और जिस साल का प्राइस रिलेटिव निकालना चाह रहे हैं उस साल का लिंक रिलेटिव लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिवली मल्टीप्लाइड होते जाएगा प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स के साथ। ठीक है, सक्सेसिवली मल्टीप्लाइड होते जाएगा टू गेट चेन इंडेक्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स के साथ इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो 87 वाला करने के बाद हम लोग का प्राइस इंडेक्स का कंसेप्ट जो है कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, चेन इंडेक्स वाला कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखते हैं और कौन सा हमें पढ़ना है। एक है शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, इसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा। अच्छा, वैल्यू इंडिसेस ये भी एक है, ये बता देते हैं। ठीक है, वैल्यू इंडिसेस, वैल्यू इंडिसेस, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज राइस है 60 रुपीज पर किलो। ठीक है, हम लोगों ने परचेज किया 2 किलो। ठीक है, तो 2 किलो इज द क्वांटिटी और प्राइस क्या हो गया, 60 रुपीज, 60 पर किलो। तो 120 रुपीज निकल के आया। ठीक है, 120 रुपीज निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वैल्यू क्या निकल के आया, 2 kg राइस का वैल्यू निकल के आया 120 रुपीज। तो वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये देखो, वैल्यू इंडेक्स का मतलब वैल्यू इक्वल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। हमेशा वैल्यू का मतलब होता है कि प्राइस जो मल्टीप्लाइड हो रहा है क्वांटिटी के साथ। दस, ए वैल्यू इंडेक्स इक्वल्स द टोटल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए गिवन ईयर डिवाइडेड बाय द सम। ये लैंग्वेज में बोला है, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू इंडिसेस कैसे निकल के आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्राइस इंडिसेस पढ़ा, क्वांटिटी इंडिसेस पढ़ा, जस्ट लाइक दैट वैल्यू इंडिसेस कैसे निकल के आएगा। अभी अभी मैंने बोला कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका इंडिसेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे प्राइस का क्या होता है Pn/P0। ठीक है, क्वांटिटी का क्या होता है Qn/Q0। ठीक है, तो वैल्यू का क्या होगा, वैल्यू का हो जाएगा Vn/V0। ठीक है, इसका अगर Pn/P0 इन केस ऑफ प्राइस, क्वांटिटी के केस में Qn/Q0, तो वैल्यू के केस में Vn/V0। लेकिन इसको अगर हम लोग एलाबोरेट वे में लिखना चाहते हैं कि वैल्यू का मतलब हमें पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, वैल्यू का मतलब हमें पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब ये क्या है एन, तो यहाँ भी एन लगाओ, यहाँ भी एन लगाओ। ये क्या है जीरो, तो यहाँ भी जीरो लगाओ, यहाँ भी जीरो लगाओ। देखो बन गया Pn/Qn और Pn इंटू Qn, P0 इंटू Q0। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो आगे क्या लगता है, एक समेशन, क्वांटिटी निकालोगे तो उसमें भी, तो इसमें भी लगेगा समेशन। ठीक है, अब इंटू 100 करना चाहो तो कर सकते हो। तो वैल्यू का मतलब अगर पता है और बाकी इंडेक्स नंबर अगर हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है वो पूरा समझ में आता है हमें, तो वैल्यू इंडिसेस हम लोग खुद से भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला हम लोग खुद भी जो है समझ के बना सकते हैं। तो ये हो गया Pn/Qn, P0 Q0, इजीली याद रह जाएगा, जैसे मैंने बोला वैसे याद रखो, याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर छोड़ो, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। डिफ्लेटेड वैल्यू ये भी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, ये बता देते हैं। देखो शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार आ सकता है, तो ये बताते हैं। यहाँ पर शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग, पहले पढ़ेंगे शिफ्टिंग। शिफ्ट करना मतलब क्या, एक
प्लेस आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो उसके लिए देखो ये जो मैंने दिखाया था ना, इसको समझना है। देखो जब जब इंडिया में, ठीक है, जब हम लोग के यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाना स्टार्ट हुआ टेबल, वो कब से बन रहा है, 81 82 से बन रहा है, ठीक है। और 81 82 से लेके ये टेबल 16 17 तक बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या 16 17 के बाद ईयर नहीं आया, आया ना। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हम लोग का 23, ठीक है, 23 मतलब 2023 चल रहा है, तो ईयर ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर जो बना हुआ है वो 81 82 को बेस मान के 16 17 तक बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आ गए कि 81 82 को ये लोग बेस नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आया कि 81 82 को बेस माना नहीं जाएगा, ऐसा सोचा गया, ठीक है। मतलब जो रिवाइज्ड किया गया, वो क्या रिवाइज्ड किया गया, मतलब क्या चेंजेस लाया गया, देखो। बोल रहा है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2001 2002 टू फाइनेंशियल ईयर 22 23, बोल रहा है कि इसके बाद का जो इंडेक्स नंबर बना हुआ है ना, वो कब से बना हुआ है, 2001 2 से लेके 22 23 तक बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो करंट ईयर चल रहा है। मतलब ये देखो पहले कैसे बना था, मतलब हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, देखो पहले कैसे बना था। पहले हम लोग का जो इंडेक्स नंबर था, इसका जो फर्स्ट टेबल बना था वो कैसे बना था, 81 82 को बेस ईयर मान के, ठीक है। ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है। 81 82 को बेस ईयर मान के कहां तक का बना हुआ था, 81 82 को बेस ईयर मान के 16 17 तक बना हुआ था, ठीक है। 16 17 तक जो है बना हुआ था, ठीक है, इतना तक, यहां तक बना हुआ था। अच्छा, अब यहां पर देखो, इसके बाद कुछ चेंजेस लाया गया। क्या चेंजेस लाया गया, बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, मतलब ये टैक्स डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ, इनको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, जब तुम लोग टैक्स पढ़ोगे तो और भी अच्छे से पढ़ोगे। कैपिटल गेन का मतलब होता है जब हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं ना, तो उससे हमारा जो इनकम होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए इसे बोला जाता है कैपिटल गेन। अब इनकम टैक्स में कुछ कैलकुलेटिव रिक्वायरमेंट के वजह से इन्होंने क्या किया, रिवाइज कर दिया बेस ईयर को, ठीक है। मतलब बेस ईयर को रिवाइज करने का मतलब चेंज कर दिया। तो फॉर इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, ये देखो, फॉर इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट बेस ईयर जो कि 81 82 था अब तक, इज चेंज्ड टू, चेंज करके कौन सा ईयर को बेस ईयर माना गया पता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वाज एमेंडेड, एमेंडेड किया गया है, मतलब चेंज किया गया है। कहां से कहां तक, ये देखो 2000 फाइनेंस एक्ट 2017 सो एज टू प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 4 2001 शैल बी अलाउड टू बी टेकन एज फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब ये सब रिक्वायरमेंट है, फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह ये सब अभी समझने का जरूरत नहीं है। इतना समझ के रखो कि कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसी वजह से इन्होंने 81 82 जो बेस ईयर मान के 16 17 तक इन्होंने जो भी इंडेक्स नंबर बना रखा था, इसको यहां तक ही बनाया। उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया जो कि बेस ईयर को, ठीक है, बेस ईयर को इन्होंने चेंज करके बेस ईयर को क्या मान लिया, 2001 2002, ठीक है। बेस ईयर को चेंज करके क्या मान लिया है, 2001 2002। अभी करेंटली ये बेस ईयर है। मतलब क्या हुआ देखो, 81 82 से लेके 16 17 तक का एक टेबल बना हुआ था, बात समझो। 81 82 से लेके यहाँ पर इंडेक्स नंबर का टेबल, जो कि हम तुम लोग को दिखा भी रहे प्रैक्टिकली, ये टेबल बना हुआ था। अप टू कहाँ तक बना हुआ था, 16 17 तक का बना हुआ था, ठीक है। इसका स्टार्टिंग 100 था और इसका एंड कितना आया था, वो देखो हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं, 1125, ठीक है। यहाँ पर 1125 आया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जैसे जब ऐसे बन रहा था। अभी कुछ रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट कुछ रिक्वायरमेंट आया, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं,
0102 मतलब 2001 2002 को बेस ईयर मानो, तो इसको अगर बेस ईयर मानेंगे तो इसका इंडेक्स नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, समझो बात को, अगर 100 हो जाएगा, अब इसके बाद से ये नया टेबल बन गया। और ये टेबल कब तक चल रहा है? ये टेबल जो है अभी करेंटली यही वाला टेबल चल रहा है 22 23। ये देखो करेंटली अभी हम लोग का यही वाला टेबल चल रहा है, ये दिखेगा तुम लोग को 23 24, सॉरी 22 23 24 होगा ना, अभी तो 23 24 होगा। 23 24 तक जो है ये टेबल चल रहा है। अभी अभी का इन्फ्लेशन कितना है पता है? 331, मतलब इंडेक्स नंबर कितना चल रहा है? 331। मतलब कभी था कुछ इतना, ठीक है, अभी हो गया 331। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये करेंटली चल रहा है, ठीक है, ये एमेंड किया गया। एमेंड का मतलब चेंजेस, जैसे तुम लोग का सिलेबस चेंज होता है वैसे ही यहाँ पर जो भी बना हुआ था इसमें चेंजेस लाया गया। बोला नहीं नहीं, 81 82 को हम लोग बेस नहीं मानेंगे, हम लोग 1 2 को बेस मान के आगे का जो है टेबल बनाएंगे, और हम लोग 23 24 तक ऐसे बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ रिक्वायरमेंट आया तो इन्होंने रिवाइज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो रहा है कि 2001 टू ना यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, 81 82 के बाद 82 83 84 85 एंड सो ऑन, 85 86 87 88 89 90 ऐसे करके यहाँ पर भी 2001 टू इंक्लूडेड है और यहाँ पर भी 2001 टू है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पुराना टेबल है, पुराने टेबल के हिसाब से 2001 टू का वैल्यू कितना है? देखो पुराने टेबल के हिसाब से 2001 एंड 2002 का जो वैल्यू है वो है 426। ये देखो दिख रहा होगा 426, ये मैंने पुराना टेबल निकाल के रखा है 426 पुराने टेबल के हिसाब से। ठीक है, 426 है। अच्छा, और नए टेबल के हिसाब से 100 है, नए टेबल के हिसाब से 100 है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होगा। यहाँ पर 1981 और 1982 को बेस मान के जब इंडेक्स नंबर बनाए गए तब इसका वैल्यू 100 लिया गया। ठीक है, और 2016-17 तक ये चला और इसका एंड वैल्यू हुआ 1125। ठीक है, ये मैंने पहले भी लिखा है 1125। अच्छा अब देखो 2001 2002 को बेस ईयर माना जा रहा है जो कि है 100, और 22 23 तक ये चल रहा है जो कि है हम लोग का 331। ठीक है, 331। अब एक मिसमैच देखो, क्या मिसमैच है? अगर मान लो कि मुझे कैलकुलेट करके देना है 2002 2003 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, 2002 2003 का मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देना है, तो इस टेबल पे भी ये है, इस टेबल पे भी ये है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगा, कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब बात को समझो क्या बोल रहा है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है, अच्छा अभी हमें क्या करना है, अगर हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो भी हमारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे मैंने लिया है 2002 2003, तो 2000 ये देखो मैंने 2002 3 लिया ना, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इसका वैल्यू कितना है 447। ये देखो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इसका वैल्यू है 447। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इसका वैल्यू है 447। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा, देखो 2001 टू का है 100। अब देखो प्रॉब्लम देखो, बोल रहा है 2001 टू का है 100, 2002 3 का है 447 प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, मतलब प्रीवियस टेबल के बेसिस पे। प्रॉब्लम समझो। अब क्या इन्फ्लेशन ऐसा हो सकता है 1 2 के बाद ही तो 2 3 आता है? बात समझो, 1 2 के बाद ही तो 2 3 आता है। तो 1 2 का 100 और 2 3 का अगर यहाँ टेबल नहीं बन रहा है, सोचो अगर 1 2 को हम लोग बेस मान रहे हैं, 1 2 का 100 और 2 3 का 447, मतलब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि 100 से 447 हो जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये टेबल के साथ ये कंपेयर हम लोग नहीं कर सकते। मतलब 101 102 को 100 माना, तो इसके बाद 2 3 को हम लोग इस टेबल से ये डेटा को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा। ठीक है, डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर जो है 2002 2003 को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा।
ठीक है। तो हम लोग ये जो कैलकुलेट करेंगे उससे हम लोग का यहाँ पर नया वैल्यू निकल के आएगा 2023 का। तो 2023 का जो नया वैल्यू निकल के आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर 2001 2002, ठीक है। करेंटली करेंटली मतलब न्यू तरीके से, न्यू टेबल के हिसाब से इसका वैल्यू है 100, ठीक है। और 2002 2003 का न्यू टेबल के हिसाब से वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि न्यू टेबल के हिसाब से 2001 2002 100 है और 2002 2003 उसके बाद 447 है, ये नहीं बोल सकते। तब पता है इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा, करेंट ईयर बाय प्रीवियस ईयर, मतलब 447 बाई 100 इंटू 100। तो ये 447% हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इतना इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और ऐसा हुआ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओल्ड वैल्यू अभी हमारी ये न्यू टेबल पे नहीं जाएगा, ये मॉडिफाई होगा। तो मॉडिफाई कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पर न्यू टेबल के हिसाब से 2001 टू 100 है, 2023 कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ओल्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओल्ड टेबल जो है, ओल्ड टेबल के हिसाब से हम लोग का 2002 2003 जो है ये कितना था, ये हम लोग चेक करते हैं। देखो ओल्ड के हिसाब से हम लोग का ये था 447, ठीक है। ओल्ड के हिसाब से ये था हम लोग का 447, ठीक है, ये हम लोग का 447 था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये हम लोग का जो है न्यू टेबल के हिसाब से ये हम लोग का कितना आ रहा है। तो न्यू टेबल के हिसाब से वैसे आया हुआ कितना है वो भी एक बार देख लो। न्यू टेबल के हिसाब से हम लोग का, हम यहाँ पर लिख के भी दिखा देते हैं, यहाँ पर कितना है 2023, ये रहा 105 मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। न्यू टेबल के हिसाब से हम इसको ऐसे करके लिख के दिखा रहे हैं, इसका आंसर मेरा आना चाहिए 105। ये हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे मेरा 105 आएगा, ठीक है, कैसे मेरा 105 आएगा। अच्छा, और 2001-2 का ओल्ड टेबल के हिसाब से वैल्यू कितना है, 2001-2 का ओल्ड टेबल के हिसाब से वैल्यू यहाँ पर चेक करते हैं। ओल्ड टेबल के हिसाब से ये रहा 426, ठीक है। ओल्ड टेबल के हिसाब से 2001-2 का वैल्यू है 426, ठीक है। मतलब 2001-2 का टेबल जो नया वाला है उसके हिसाब से वैल्यू 100 है, इसको बेस मान रहे हैं। और टेबल जो पुराना वाला है उसके हिसाब से 426 है, ठीक है। ओल्ड टेबल के हिसाब से 23447 है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कंपैरिजन प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है कि ओल्ड के हिसाब से तो ठीक है, ये 426 था, ये 447 हुआ, 1 2 से 2 3 का इन्फ्लेशन इतना हुआ। लेकिन यहां से यहां तो कंपेयर नहीं कर पा रहे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू टेबल में वैल्यू लाना पड़ेगा। वैल्यू होगा 105 जो कि यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब ओल्ड वैल्यू 426 है तो न्यू वैल्यू है 447, किसका 2000 सॉरी, जब ओल्ड वैल्यू है 426 तो न्यू वैल्यू है 100। कौन से ईयर का, 2001-2 का। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बाई 426, ठीक है। 1 इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 426, ठीक है। तो ओल्ड में अगर 2002-3 का वैल्यू 447 है तो 100 इंटू 447 डिवाइडेड बाई 426 करके देखो, वैल्यू 105 निकल के आएगा। चेक करके देख सकते हो, 100 इंटू 447 डिवाइडेड बाई 426। तो ये देखो 104.9 यानी 105 आ गया, ठीक है, 105 आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट टेबल बनता गया, 101 102 का 100 हुआ, इसके बाद 105 इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा, ये देखो नए टेबल में 105 फिर 109 कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, इस तरीके से। और जरूरत क्या था, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन प्रॉब्लम। कंपेयर कैसे करोगे, ये 100, ठीक है, नया 100, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो नया वैल्यू है वो अगर हम लोग बोलेंगे ओल्ड वाला वैल्यू लेके 447 तो या फिर 426, ये तो नहीं होगा ना। मतलब ये 100 है 1 2 का, 1 2 के बाद का ये देखो 01 02 के बाद कौन सा ईयर आता है, 02 03, न्यू के हिसाब से 100 है, ठीक है।
अब इसके बाद अगर चेंज नहीं करके हम लोग ओल्ड टेबल से 2-3 का वैल्यू बताते, वो 447 निकल के आता है, जो कि इम्पॉसिबल है। 100 के बाद 447, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी नए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको करने का तरीका क्या है, 101, 102 को हम लोगों ने न्यू माना, 100, ठीक है। ये कौन रेफर किया, ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेफर किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम लोग इसको बेस मानेंगे। तो इसका ओल्ड वैल्यू भी रहा होगा, क्योंकि पहले का टेबल तो 16-17 तक बना हुआ है, तो इसका ओल्ड वैल्यू है 426, ठीक है। तो इसका ओल्ड वैल्यू अगर 426 है तो नया 100 है, तो इसी को बेस मान के 1 अगर मेरा ओल्ड वैल्यू है तो नया मेरा इतना हो जाएगा, तो 447 अगर मेरा ओल्ड वैल्यू है तो नया मेरा 105 हो जाएगा। इस तरह से नया वाला टेबल जो है ये कंस्ट्रक्ट होते गया, ठीक है। नया टेबल इस तरह से कंस्ट्रक्ट होते गया। तो मैम इसमें शिफ्टिंग का क्या लिंक है, शिफ्टिंग का लिंक है, देखो अब देखो शिफ्टिंग का लिंक क्या है। हम लोग इस तरह से अपने डेटा को क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटा को शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। शिफ्ट करने का मतलब, शिफ्ट करने का मतलब हो गया, ये देखो यहाँ पर हम लोग का जो ओल्ड टेबल है, ठीक है, ये हम लोग का जो ओल्ड टेबल है, इसमें हमारा बना हुआ था 1-2 से बना हुआ था, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 1-2 से, क्योंकि 1-2 को यहाँ पर 100 माना गया नए टेबल के हिसाब से, तो हम लोगों ने उसके 100 के हिसाब से बाकी सारे वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बाकी सारे वैल्यूज को एक के बाद एक लगातार शिफ्ट करते गए ताकि कंपैरिजन इश्यूज ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देख सकते हो। शिफ्टिंग में ओरिजिनल प्राइस था 100, ठीक है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स निकल के आया 71.4। अब इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स टू बेस 1990। पहले 1980 बेस था, ये चीज समझ लो। 1980 जब बेस था, उसके बेसिस में हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स निकाला हुआ है। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है 1980 को बेस मान के ये सारे प्राइस इंडेक्स निकाले हुए हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 1990 को बेस मान लिया। ये देखो 1990 को बेस माना तो ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। तो 91 का जो है वो तो इसके बाद से नॉर्मली निकलते गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके प्रीवियस वाला कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्रीवियस वाले को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर हमें क्या किया है, शिफ्टिंग में हमारा क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। अच्छा, ये 100 है और यहाँ पर ये 140 है। मतलब 1990 का ओल्ड मेथड में, मतलब ओल्ड जो वैल्यू निकाला गया है उसके हिसाब से जो है उसका वैल्यू 140 है, तो नया वैल्यू 100 है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/140। तो 1991 तो 1991 का जो है वो हम लोग का ओल्ड वैल्यू कितना है, 147। ओल्ड वैल्यू हम लोग का कितना है, 147। तो हम लोग का न्यू वैल्यू कितना आएगा, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखो जैसे हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, 147 ये मेरा ओल्ड वैल्यू है, तो मेरा न्यू वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 1991 का तो एक बार वैल्यू निकाला गया है, लेकिन किस बेसिस पे, 80 को बेस मान के। लेकिन अगर 90 को बेस मानते हो तो क्या ये वैल्यू एप्लीकेबल होगा, नहीं, ये वैल्यू इसके बेसिस पे एप्लीकेबल है, इसके बेसिस पे नहीं होगा। तो नया वैल्यू क्या होगा, तो नया वैल्यू कैसे निकालोगे, 140 का नया वैल्यू 100, ठीक है। तो 147 का कितना होगा यूनिटरी मेथड, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 147। चलो चेक करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 100 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 140, 105 निकल के आ गया। देखो 105 निकला ना, 105 ये आंसर आ गया। तो ये क्या हुआ, ये शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्राइस को शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ठीक है। इसका जस्ट मतलब ही समझना जरूरी है और कुछ नहीं। तो ये हो गया हम लोग का शिफ्टिंग। कैसे करके होगा, फॉर्मूला दे दिया है लेकिन मैंने समझा दिया। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, जिस साल के हिसाब से इसे शिफ्ट करना इनटू 100। तो अभी मैंने इसे जो कैलकुलेट किया वो कैसे किया, वो मैंने इस तरह से किया, 140 के लिए 100, तो 1 के लिए 100/140 और 147 के लिए 100
बाई 140 इंटू 147, तो फॉर्मूला टैली करो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इंटू 100 रहेगा, तो ये रहा, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, तो जिस साल का हम लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसका ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स कितना था, 147, जब पहले ये बना हुआ था 147। अच्छा, फिर इंटू 100 प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच हैड इट हैज टू बी शिफ्टेड, ठीक है, जिस साल में ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं उस साल का प्राइस इंडेक्स क्या है, हम लोग 1990 के बेसिस पे इसे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइस इंडेक्स है 140। तो फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना टफ है, मुझे लगता है जितना हम लोग इस तरह से अगर लॉजिकली समझेंगे तो इजीली याद हो जाएगा कि 140 का चेंजेस 100 में हो रहा है, तो 147 का चेंजेस कितना निकल के आएगा, 105, ठीक है, 105 निकल के आएगा। इस तरह से याद रखोगे तो हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एक बार चाहो तो पढ़ के देख सकते हो, ये हो जाता है शिफ्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसके साथ शिफ्टिंग के साथ साथ हमारा स्प्लाइसिंग भी है। स्प्लाइसिंग क्या होता है देखो, तो ये शिफ्टिंग हो गया, अब हम लोग समझेंगे स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग में हमें क्या करना है, जैसे ओल्ड में बेस ईयर माना गया था 81 82 को, ठीक है, और न्यू जो तरीका आया है उसके हिसाब से बेस ईयर माना गया है 1 2 को, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 2 का जो न्यू वैल्यू है, देखो 1 2 का जो न्यू वैल्यू है वो है आज के डेट पे 100, 1 2 का जो न्यू इंडेक्स नंबर है, न्यू वैल्यू मतलब इंडेक्स नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओल्ड वैल्यू है, 1 2 का जो ओल्ड वैल्यू है वो कितना है, यहाँ से देखो कौन सा है हम लोग का 1 2 का, ये रहा पुराना वाला टेबल, 1 2 का वैल्यू हम लोग का है 426, ठीक है, 426। अच्छा, अब हमें क्या करना है देखो, हम लोगों ने तभी देखा कि नेक्स्ट का, नेक्स्ट मतलब हम लोगों ने देखा शिफ्टिंग मतलब अगर हम लोग 2001-2 के बाद के ईयर का डेटा निकालना चाहे न्यूली बेसिस पे, तो हमारा टेबल कैसे बनेगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यू टेबल जो बना हुआ है 2001-2 को बेस मान के, फिर 2 3 का 3 4 का 4 5 का ऐसे करके जो वैल्यू निकला हुआ है वो कैसे निकला है वो मैंने दिखाया, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। लेकिन अगर इसके प्रीवियस वाले वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए इस न्यू टेबल के बेसिस में, मतलब 2001-2 के प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2001-2 का प्रीवियस ईयर हम लोग का 0001 हो सकता है, ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, 2001-2 इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2000 2001, ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर होगा 2000 2001, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका ओल्ड वैल्यू क्या है, पहले देखो 2000 2001 का ओल्ड वैल्यू क्या है, तो 2000 2001 का ओल्ड वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोग को 406 है, देखो इसका ओल्ड टेबल के हिसाब से वैल्यू है 406, ठीक है। और जो न्यू टेबल है ना, न्यू टेबल के हिसाब से हम लोग का इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा न्यू टेबल ही बना है 1 2 से, न्यू टेबल ही बना है 1 2 से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, न्यू टेबल के हिसाब से हमारे पास इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि न्यू टेबल हमारा इसके बाद से बना हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं 2000 2001 का वैल्यू है 406 इंडेक्स नंबर, और 1 2 का बोल रहे हैं 100 नए टेबल के हिसाब से। तो ये कैसे हुआ, क्या इन्फ्लेशन कम हो गया, मतलब 2000 2001 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था 406 और हम लोग बोल रहे हैं 2001 2002 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 100, ये जो है ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो हम लोग बोल रहे हैं इन्फ्लेशन चल रहा है, तो पहले था 406 और अब हो गया 100, क्योंकि 2000 2001 का ये वैल्यू है, 2001 2002 का ये वैल्यू है, ठीक है, ये 406 ये 100, क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, तो मेरा इससे ज्यादा होना चाहिए, पहले ज्यादा फिर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि टेबल का जो है रिवाइज्ड किया गया और 2000 2001 को बेस माना गया। अभी क्या है, कंपैरिजन करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज जो है प्रॉब्लम हो रहा है, कंपैरिजन पॉसिबिलिटीज नहीं जनरेट हो रहा है, तो क्योंकि हम लोग कंपेयर करना चाहें अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को जैसे हम लोगों ने बैकवर्ड में अभी शिफ्ट किया था ना, शिफ्टिंग इसीलिए क्योंकि हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 के बाद 2 3 3 4 4 5 कैसे होगा वो कैलकुलेट करना सीखा, दैट इज शिफ्टिंग। स्प्लाइसिंग मतलब हम लोग फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड का डेटा, मतलब 1 2 का अगर 100 है
तो 2000 2001 का कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल ऐसे, 2001 2002 और 2000 2001, ठीक है। तो 2001 2002 जो है इसका ओल्ड वैल्यू है 426, ठीक है, इसका ओल्ड वैल्यू है। और 2000 2001 का ओल्ड वैल्यू है 406, ठीक है, 406 है। ये तो कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि 2000 2001 में 406 था, 2001 2002 में 426 हुआ, ठीक है, ये समझ में आता है, इन्फ्लेशन कंपेरेबल है। अब हम लोग को क्या निकालना है, 2000 2001 का न्यू टेबल के हिसाब से वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, 2000 2001 का 1 2 का न्यू वैल्यू हमें पता है 100, तो प्रीवियस वाला जिससे बेस स्टार्ट हुआ उसके प्रीवियस वाले ईयर का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल यूनिटरी मेथड, 426 का 406 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 406 डिवाइडेड बाई 426, तो 100 का कितना हो जाएगा, 406 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 426, चेक करके देख लो, 406 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 426, तो देखो कितना निकल के आया, 95.3, ठीक है, 95.3 निकल के आया, 305 तो 3 निकल के आया, ये वाला वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5.3। हाँ, ये कंपेरेबल है कि हाँ 2001 2002 में जो वैल्यू 100 है इसके जस्ट प्रीवियस वाला वैल्यू कम होना चाहिए, दैट इज 95.3 है, ये कंपेरेबल हो सक रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। मतलब शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का अगर जिस्ट बोलो तो बस ये देखो, ये तो मैंने सारी चीज प्रैक्टिकली समझाया, क्या तुम लोग का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, नहीं, लेकिन समझोगे कैसे, हम समझाए कैसे कि शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया। शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग का मतलब है क्योंकि टेबल में रिवाइज्ड किया गया, पहले 81 82 से चल रहा था टेबल, उसको 12 में ट्रांसफर किया गया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्रीवियस टेबल और न्यू टेबल के डेटा में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हमें सारे डेटा को क्या करना है, हमें सारे डेटा को न्यू टेबल के हिसाब से ट्रांसफर करना है। तो न्यू टेबल के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो 1 2 जैसे 81 82 से लेके 16, ये 16 17 होगा, 16 17 में 2001 2 भी था, 1 2 2 3 3 4 4 ये तो था ही ना, अप टू 2001 से 16 17 था, और यहाँ भी 2001 से 16 17 बना है। तो ये कैसे बना है, वही होता है शिफ्टिंग, ठीक है। मतलब ओल्ड टेबल में भी 2001 2 से लेके 16 17 है, और न्यू टेबल में भी 2001 से लेके 16 17 है, लेकिन दो डेटा अलग अलग है। तो ये डेटा को यहाँ पर जब हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो किस तरीके से किया, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, वही हम लोगों ने सीखा कि कैसे बन रहा है। स्प्लाइसिंग का मतलब 1 2 के पहले का डेटा, लाइक 2000 2001, फिर उसके आगे 99 2000, ये सारे डेटा को अगर हम लोग न्यू वैल्यूज में ट्रांसफर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, बिकॉज कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं मैथमेटिकली तो दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब जो है प्रीवियस ईयर को जिसको मैंने बेस माना है, जैसे देखो ये 1990 को मैंने बेस मान लिया, ठीक है, तो इसके बाद का जितना भी मेरा ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ठीक है। और इसको बेस मान के जब हम लोग आगे का चेंजेस करेंगे दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। क्यों चेंज करना पड़ेगा, 1990 का अगर 100 है तो 1989 का 131 हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस डेटा तो कम होना चाहिए। अब क्योंकि ये इस बेसिस पे बना हुआ है तो ये तो ऐसे ही दिखेगा, तो हमें क्या करना है, इस बेसिस पे इसको ट्रांसफर करना है। अब देखो इस बेसिस पे सारे ट्रांसफर होते गए, इसीलिए ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, तब ना कंपेरेबल। तो यहाँ से यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर बैकवर्ड में हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, और जब हम लोग फॉरवर्ड में इसे कैलकुलेट करते हुए जाएंगे दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ठीक है। ये होता है शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट। तो इसमें मैंने इतना सारा चीज इसलिए बोला ताकि तुम लोग प्रैक्टिकली समझ पाओ, बाकी इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, इतना हम बोल सकते हैं। अभी कुछ एक आधा क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे। तो ये हो गया हम लोग का शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग का कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला है, चाहो तो एक बार फॉर्मूला देख सकते हो, और यहाँ पर एक बना हुआ है स्प्लाइसिंग, ये देखो यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, 1990 को बेस मान के यहाँ से यहाँ तक जो है इंडेक्स नंबर बनाया गया, ये एग्जांपल समझा देते, ठीक है। फिर इन्होंने 1995 को बेस ईयर मान लिया, ठीक है। अब 1995 को अगर बेस ईयर मान लिया तो इसके बाद का जो भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इंडेक्स नंबर बनाएंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग। ये देखो ये जो है ये हो रहा है शिफ्टिंग,
ठीक है। और इसके आगे का जब 1995 का वैल्यू 100 मानते हुए हम लोग इसके आगे का वैल्यू देखेंगे, ये सारा जो है ज्यादा वैल्यू दिखेगा, ये सारा जो है ज्यादा वैल्यू दिखेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1995 अगर 100 है तो 94 111 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आगे का वैल्यू कम होना चाहिए, तो इसके लिए इसको बेस मान के हम लोग इसके आगे का वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, यहाँ पर करके दिया है, तुम लोग कैलकुलेट कर करके देख सकते हो ये सब कैसे निकाला गया है। सिंपल तरीका है निकालने का, ये देखो शिफ्टिंग में कैसे किया है। अगर 95 का हम 1996 का शिफ्टिंग करके दिखा देते हैं। देखो 1995 का वैल्यू न्यू वैल्यू है 100, ठीक है, क्योंकि 1995 को बेस मान के कर रहे हैं, तो इसका न्यू वैल्यू है 100 और ओल्ड वैल्यू था 114.2। ठीक है, तो 1996 जिसका वैल्यू अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 1996 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? 1996 का वैल्यू जो है हम लोग इस पे डिपेंड करके निकालेंगे। और 94 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 94 का वैल्यू हम लोग को जब निकालना है तो हम लोग ये देखेंगे कि 94 का ओल्ड वैल्यू था 111.9। ठीक है, ओल्ड वैल्यू था 111.9, तो न्यू वैल्यू कितना होगा? तो जो है इसको तुम लोग यूनिटरी मेथड करोगे तो निकल जाएगा। तो ओल्ड था 11, ये हम स्प्लाइसिंग करके दिखा रहे हैं, ये देखो स्प्लाइसिंग के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर यूनिटरी मेथड के हिसाब से 114.2 जब ओल्ड वैल्यू है तो न्यू 100 है, तो 1 इक्वल टू 100 बाई 114.2 इंटू 111.9। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 114.2 इंटू 111.9, 97.9 मतलब 98। ठीक है, स्प्लाइसिंग हो गया, मतलब आगे वाला इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेंज करते जाना है। और शिफ्टिंग तो आसान है, शिफ्टिंग तुम लोग यूनिटरी मेथड से चेक करके देख सकते हो कैसे करके हो रहा है। अच्छा, तो ये टेबल तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए एक बार चेक करके देख सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। ठीक है, ये क्या है देखो, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मतलब कुछ टेस्ट है। ठीक है, मतलब टेस्ट मतलब कुछ फॉर्मूला या फिर बोल सकते हो कि कुछ एक्सपेरिमेंट है जो चेक करके देखा गया है कि कौन से मतलब कौन सा प्राइस इंडेक्स को सेटिस्फाई करता है और कौन से प्राइस इंडेक्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। ऐसे काफी सारे टेस्ट है, तो हम जितना सारा हो सकता है बताते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे पहले टेस्ट का नाम है यूनिट टेस्ट। ठीक है, ये एक टेस्ट है। ये टेस्ट कौन से जो है प्राइस इंडेक्स सेटिस्फाई करते हैं और कौन से नहीं करते, वो हमें पता करना है। तो यूनिट टेस्ट का मतलब होता है यूनिट फ्री फॉर्मूला। मतलब यूनिट फ्री का मतलब है, यूनिट फ्री का मतलब है जैसे मान लो हम लोग एक रेशियो बना रहे, क्योंकि जैसे हमें पता है सारे इंडेक्स नंबर रेशियो होता है, जैसे कि मान लो ₹20 और ₹25। ठीक है, तो रुपीज रुपीज कैंसिल, या फिर रेशियो बना रहे हम लोग 2 kg और 4 kg, तो केजी केजी कैंसिल। तो ये जो रेशियोज है ये यूनिट फ्री है। यूनिट फ्री क्यों? यूनिट का मतलब क्या होता है? किलो, ठीक है, या फिर रुपीस, या फिर ग्राम, या फिर लीटर। ठीक है, क्विंटल, ये सब क्या होता है? यूनिट होता है। तो यूनिट फ्री मेजरमेंट कौन कौन सा होगा? तो लगभग जितने भी हमारे टेस्ट है, जैसे कि ये सारे टेस्ट किस पे किए गए हैं? लैस्पियर्स, पैसेस, फिशर्स, बाउली, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मार्शल ए जॉर्ज। ठीक है, ये सब पे ये टेस्ट किया गया था और सभी ने ये टेस्ट जो है सेटिस्फाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि सभी का फॉर्मूला जो है रेशियो फॉर्मेट में है, इसीलिए यूनिट फ्री है।
यूनिट फ्री है, तो यूनिट टेस्ट में ये सभी सेटिस्फाई करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सब हमें एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जैसे मान लो ऑप्शंस दे दिया, यूनिट टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शंस दे दिया, तो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। मतलब फॉर्मूला जो है, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे लेस्पियर्स का करो, चाहे पैसेस का करो, चाहे मार्शल एजवर्थ, चाहे फिशर्स, किसी का भी करो, वो अगर यूनिट फ्री होगा तभी बोलेंगे कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। इन विच और फॉर विच प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड, ठीक है। मतलब प्राइजेस वाले इंडिसेस हो या क्वांटिटीज वाले, यूनिट फ्री होने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, ऑल अदर फॉर्मूला सेटिस्फाई द टेस्ट। बोल रहा है यूनिट टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करता है, तो यूनिट टेस्ट जो है सब कोई सेटिस्फाई करता है, एक्सेप्ट, ये वाला लिखना पड़ेगा तुम लोग को, जरूर लिखो, ताकि एग्जाम टाइम में जस्ट पढ़ के चले जाओगे कि कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता है। एग्रीगेटिव इंडेक्स नॉट सेटिस्फाइड दिस टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो यूनिट फ्री होना चाहिए। मतलब उसमें कोई फॉर्मूला, सॉरी, उसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट का मतलब ये, अब क्योंकि लेस्पियर्स भी रेशियो फॉर्मेट में होता है, पैसेज भी रेशियो फॉर्मेट में होता है, फिशर्स भी रेशियो फॉर्मेट में होता है, बाउलीज हो, मार्शल एज और, तो सभी रेशियोस फॉर्मेट में होते हैं, तो ये सभी इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। करता कौन नहीं है, एक है फॉर्मूला जो नहीं करता, इसको तुम लोग याद रखना, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स ये जो है इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, यूनिट टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये कैसे होता है देखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट मतलब समझ में आ रहा होगा, टाइम से रिलेटेड टेस्ट है। मतलब हम लोग जब भी कोई प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो निकालते पीएन बाई पी जीरो। पीएन का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, पी जीरो का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। और इसको कैसे रीड करते हैं पता है, इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं, करेंट ईयर ऑन बेस ईयर। मतलब इसको ऐसे करके पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 2x, ये लिखा हुआ है तो 2x पढ़ते हैं, x2 तो नहीं पढ़ते ना, 2x पढ़ते हैं ना, तो x2 लिखते हैं ना, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं। तो हर एक चीज का एक जो है फॉर्मेट होता है, उसी तरह से इसको कैसे रीड करोगे, करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, मतलब प्राइस रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर ऑन बेस ईयर। मतलब इसका मतलब भी है, देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि प्रीवियसली प्राइस क्या था, अभी प्राइस क्या हुआ है, तो आज के डेट पे प्राइस चेंज क्या हुआ है, वो तो बेस ईयर के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि प्रीवियसली प्राइस क्या था। तो करेंट ईयर प्राइस रिलेटिव ऑन बेस ईयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, टाइम को चेंज करना चाहते हैं, मतलब हम लोग इसे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही हमें ऐसे बोल रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट बोल रहा है टाइम को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब करंट को बेस कर दो, बेस को करंट कर दो। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हम लोग का बेस ईयर, और ये बन जाएगा करेंट ईयर, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, बेस ईयर ऑन करेंट ईयर। इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, अगर इसे रीड किया जाता है करेंट ईयर ऑन बेस ईयर, तो इसे बेस ईयर ऑन करेंट ईयर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टेस्ट का मेन जो थीम है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है, पीएन बाई पी जीरो इंटू पी जीरो बाई पीएन, ये हमारा 1 होना चाहिए। क्या ये 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये देखो पी जीरो कैंसिल आउट, पीएन पीएन कैंसिल आउट, ये 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पीएन बाई पी जीरो को डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे, पी जीरो एन, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाता है, पी एन जीरो, ठीक है। ये मतलब लिखने का तरीका है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये जीरो एन याद कैसे रखोगे वो भी हम बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं करेंट ईयर का प्राइस चेंज बेस ईयर के ऊपर डिपेंड करके। तो करेंट ईयर ऑन बेस ईयर मतलब जीरो एन, ठीक है। मतलब जीरो मतलब बेस ईयर और एन मतलब करेंट ईयर। और जब हम लोग रिवर्सल कर रहे हैं एन जीरो, एन जीरो का मतलब होगा, ये देखो जो पहले लिखा हुआ रहेगा वो नीचे जाएगा, जो पहले लिखा हुआ रहेगा वो नीचे जाएगा, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, तो ये बन जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि लेस्पियर्स
पैसेज ये सब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो चेक करके देखते हैं करता है कि नहीं। क्या तुम लोग को ये सब प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, प्रूफ करके नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक बार बता देने से तुम लोग को समझ में आएगा कि आंसर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस्पियर्स, लेस्पियर्स पे पहले चेक करके दिखाते हैं। तो लेस्पियर्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, देखो हम लोग पहले ये वाला लिखेंगे, Pn/P0। Pn/P0 मतलब करेंट ईयर ऑन बेस ईयर बेसिस पे सारे चीजों को लिखेंगे। तो करेंट ईयर बाय बेस ईयर, Pn/P0। और यहाँ पर लेस्पियर्स वेटेड एवरेज होता है, तो Q0 समेशन लग गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को रिवर्स करेंगे। टाइम को रिवर्स करने का मतलब 0/n बेसिस पे कैलकुलेट करना। तो 0/n, 0/n का मतलब यहाँ पर लेस्पियर्स क्या होता है, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स को लेके बात करता है। तो नॉर्मली वो लोग करते हैं Pn/P0। अभी हमें टाइम रिवर्सल करना है, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा। क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई होगा, नॉर्मली लेस्पियर्स जो है Q0 लेके बात करते हैं, मतलब बेस ईयर। अब अगर हम लोग टाइम को ही रिवर्स कर रहे हैं, तो बेस ईयर के जगह यहाँ पर करेंट ईयर लगेगा। ठीक है, बात को समझो कैसे करके फॉर्मूला टेस्ट हो रहा है। ये तो नॉर्मल लेस्पियर्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम को रिवर्स करो, बेस को करंट, करंट को बेस, और ये जो है करंट है इसे बेस बना दो। ठीक है, बन गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं समेशन। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट होके 1 नहीं बन रहा है। इसका मतलब लेस्पियर्स जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है Pn/P0 इंटू P0/Pn करने से 1 आना चाहिए। ये प्रूफ करने तुम लोग को नहीं देगा, लेकिन क्योंकि मैंने करके दिखाया तो तुम लोग के दिमाग में याद रहेगा कि कैसे बनेगा। नेक्स्ट है पैसेज। ठीक है, पैसेज का क्या था, समेशन ऑफ Pn/P0, ये इनका भी था, और इन्होंने अपना क्वांटिटी जो लिया था वो n लिया था। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड करेंगे, हम लोग टाइम रिवर्स करेंगे, तो समेशन तो रहेगा ही, Pn/P0 के जगह P0/Pn हो जाएगा, इंटू इंटू Qn के जगह हो जाएगा Q0। अब चेक करके देखो, ये भी 1 नहीं आएगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। देखो ना, ये Pn/Q0 था, यहाँ Pn/Qn था, यहाँ P0/Q0, तो कैंसिल आउट होने का कहीं पर भी चांसेस नहीं था। इसके लिए भी सेम Pn/Qn, ये देखो कहीं पर भी Pn/Qn नहीं है कि हम लोग कैंसिल आउट करें। P0/Q0, कहीं पर भी P0/Q0 नहीं है कि हम लोग कैंसिल आउट करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे फिशर्स पे। ठीक है, मेनली ये तीनों पे ही चेक करना है, फिशर्स पे चेक करेंगे। तो फिशर्स का क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इंटू पैसेज, तो ये देख देख के लिख देते हैं। ठीक है, समेशन Pn बाई समेशन P0 इंटू Q0 इंटू P0Qn, इसका जस्ट ऑपोजिट लिखो, यहाँ नीचे आ जाएगा Pn और Qn। ये पैसेज का यहाँ से दिख रहा है Pn/Qn, P0Qn, P0Q0, Pn/Q0। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, क्या ये कैंसिल आउट होगा, होगा, चेक करके देखो कैंसिल आउट होगा। Pn/Q0, तो Pn/Q0 ये रहा, कैंसिल आउट, P0Q0 कैंसिल आउट, P0Qn कैंसिल आउट, Pn/Qn कैंसिल आउट, तो रूट ओवर ऑफ 1 हो गया। सारी चीज कैंसिल होने से जीरो मत लिख दो, 1 होता है, डिवाइड फॉर्मेट में है ना, तो 1 आ गया। तो 1 आने का मतलब ही हो गया कि टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से बता रही, ये सब तुम लोगों को चेक करके नहीं बताना है, लेकिन फिर रटना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, कौन। ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू आता है इसी वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक जिस्ट बना देते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, सेटिस्फाइड कौन करता है, और नॉट सेटिस्फाइड कौन करता है। सेटिस्फाई करता है ओनली फिशर्स। ठीक है, और सेटिस्फाइड कौन नहीं करता है, लेस्पियर्स, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। लेस्पियर्स और पैसेज सेटिस्फाई नहीं करता। अब इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है देख लो, यू विल नोटिस, मेनली जो नोट करना है, लेस्पियर्स मेथड एंड पैसेज मेथड डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट बट फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज। आइडियल क्यों, क्योंकि देखोगे कि फिशर्स सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर्स को आइडियल बोला जाता है। यूनिट टेस्ट तो देखा फिशर्स ने सेटिस्फाई किया, टाइम रिवर्सल भी किया,
आगे का टेस्ट भी देखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। while selecting an appropriate index formula the time reversal test and factor reversal test जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया are considered necessary in testing the consistency। बोल रहा है कि सबसे मेन टेस्ट क्या है, अगर कोई भी फॉर्मूला, टाइम रिवर्सल टेस्ट जो आज हम लोगों ने सीखा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ये दो अगर सेटिस्फाई करता है तो ये कंसिस्टेंट फॉर्मूला माना जाता है। ठीक है। अच्छा, टाइम रिवर्सल टेस्ट का क्या बोला था वो हम, मैंने तो एक बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी हम बता देते हैं यहाँ से। इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज। मतलब दोनों तरीके से ही क्या काम करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब पीएन बाई पी जीरो और P0 बाई Pn, क्या दोनों तरीके से काम करेगा। द टेस्ट प्रोवाइड दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट टू रेशियोज, current on the base and base on the current should be multiplied into unit। यूनिटी मतलब वन, ये मल्टीप्लाई होके वन होना चाहिए। और इसका ये देखो ऐसे करके लिखा गया है, तो मैंने वन की जगह एन यूज किया है, तुम लोग चाहो तो वन यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट, जो कि मैंने टेस्ट तुम लोग को यहाँ पर करके भी दिखा दिया कि क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर शायद किया हुआ नहीं है, लेकिन एक बार करके दिखा दिया तुम लोग को। हाँ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ किया हुआ है, लेकिन मैंने जैसे लिखा है वैसे भी तुम लोग लिख के कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और बाकी थोड़ा सा थ्योरी, और कोई थ्योरी बाकी नहीं है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बाकी है इसमें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बस, और कुछ बाकी नहीं है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बाकी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।